जय भीम इंडिया न्यूज में मैं सृष्टि असाटी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रायगढ़ जिले के उरन तालुका के उरन यहां एक कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा नेता गोपीचंद पडलकर आने वाले हैं। ऐसा पता चलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेलीपाड़ा यहां गोपीचंद पडलकर का झंडा दिखाकर निषेध किया। भाजपा नेता गोपीचंद पडलकर ये राष्ट्रवादी के संस्थापक और नेता शरद पवार इन पर हमेशा अपमानजनक भाषा में आलोचना करते हैं और विभिन्न बेताल बयान देते हैं, इसलिए उनका निषेध कर उरन तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश चिटनीस प्रशांत पाटिल, महिला नेता भावना घानेकर इनके मार्गदर्शन में उरन मुलेखंड तेलीपाड़ा यहां शहर अध्यक्ष गणेश नलावड़े इनके नेतृत्व में गोपीचंद पडलकर के खिलाफ जोरदार निदर्शने किए गए। हाय हाय गोपीनाथ पडळकर, हाय हाय गोपीनाथ पडळकर करायचं काय, खाली डोकं वरती पाय। आमचे आदरणीय नेते माननीय शरदचंद्र पवार साहेब यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या गोपीनाथ पडळकरांचा आम्ही इथं जाहीर निषेध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते जमलेले आहोत। गोपीनाथ पडळकर ज्या वेळी उरणमध्ये येईल त्यावेळी त्याला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना सामोरं जावं लागेल। आमचे दैवत आदरणीय पवार साहेबांच्या बद्दल बेताल वक्तव्य करणाऱ्या पडळकरांचा आम्ही पुन्हा जाहीर निषेध करतो। आज आम्हाला समजलं का हा उरण तालुक्यामध्ये येणार आहेत। आज आम्ही आदरणीय आमचे नेते प्रशांत भाऊ पाटील व आमच्या ताई भावनाताई घाणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज इथं आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करण्यासाठी इथं उभे राहिलो। गोपीनाथ पडळकर हा नेहमी मोठ्या साहेबांच्या विरोधात खालच्या पातळीवर बोलत असतो। आज उरणमध्ये येणार असं आम्हाला समजलं, त्यामुळं आम्ही आदरणीय प्रशांत भाऊ पाटील, आदरणीय भावनाताई घाणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। आणि नेहमी आमचं पडळकर साहेब ज्या वेळेस उरणमध्ये गोपीनाथ पडळकर ज्या वेळेस उरणमध्ये त्याच्या वेळेस आमचा विरोध राहील। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सातत्याने विरोध राहणार। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा की ओर से 1 जून से प्रदेश भर में मोर्चा निकाला गया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा द्वारा मांग की गई कि जनगणना जिसे सरनेम के रूप में किया जा रहा है इसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी रिपोर्ट गड़बड़ा सकती है। साथ ही ओबीसी विधायक इस आरक्षण को बरकरार नहीं रख सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य ओबीसी आरक्षण ने जनगणना की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही। ऐसी बात मुख्य संयोजक नितिन चौधरी इन्होंने राष्ट्रीय विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। खोजने का जो प्रयास माननीय समिति कर रही है, हमारा कहना है कि ये प्रक्रिया गलत है, आधी अधूरी है। इस माध्यम से आप ओबीसी की जनसंख्या की खोज नहीं कर सकते हैं और इस माध्यम से अगर आप ओबीसी की जनसंख्या खोजेंगे और इसके बुनियाद पर अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे तो ये रिपोर्ट आधी अधूरी रह सकती है और इससे रिपोर्ट में खामियां रह सकती है। और एक खामियां वाला रिपोर्ट अगर माननीय कोर्ट के सामने आप रखोगे तो हो सकता है कि कोर्ट इस रिपोर्ट पे तरजीह नहीं करेगी और इस रिपोर्ट को खारिज कर देगी और ओबीसी का आरक्षण है परमानेंट जाते रहेगा। इसी के लिए हम लोग ये सत्यशोधन यात्रा निकली है और इसको आप हमारे आपके चैनल के माध्यम से इसको जनता तक पहुंचाइए। और हम लोग आपके चैनल का हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा नितिन चौधरी और हमारे तमाम साथी स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। 29 जून से छात्रों के स्कूल शुरू हो रहे हैं। अमरावती जिले के चिकलदरा तालुका के काला पांडरी गांव यहां जिला परिषद की प्राथमिक विद्यालय का छत अभी भी उड़े हुए स्थिति में है। 6 जून को काला पांडरी गांव में आए चक्रवात से स्कूल की छत उड़ गई थी। उसी कारण से स्कूल की हालत कुछ ऐसी है। स्कूल शुरू होने में अब कुछ चंद ही दिन बचे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि संबंधित विभाग द्वारा इस और किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं होने के कारण सच्चाई सामने है। काला पांडरी गांव के अभिभावकों ने सवाल उठाया कि चक्रवात से तबाह हुई इमारत में अब छात्र कैसे पढ़ेंगे। पहिले तर त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करू। जर जेईनी ठरवलं की ती डिसमेंटलच करावं लागेल तर मग आपल्याला ती डिसमेंटलच करावं लागेल, पण शाळा बंद आम्ही ठेवणार नाही, पर्यायी व्यवस्था करून शाळा सुरू करू। नेमकं पाहिलं तर तिथे आदिवासी विद्यार्थी 1 ते 8 पर्यंतची शाळा आहे।
आणि 2च खोल्या आहेत, अशामध्ये 2च टीचरसुद्धा आहेत, तर त्या विद्यार्थ्यांना शिकवल्या कशा पद्धतीने जातं? शासनाचेच निर्देश आहे. शासनानं ठरवलं आहे की 1 ते 60 असेल पटसंख्या, तर 2 शिक्षक 61 शिक्षक बसतो. तिथली पटसंख्या 62 आहेत सध्या, आणि संच मान्यता 18 पासून झालेली नाही आहे. जर संच मान्यता आली तर 3रा शिक्षक तिथे बसू शकेल. मेळघाटमधील काळापांढरी जी शाळा आहे तिचं छप्पर साधारणतः 1-1.5 महिन्यापासून उडालेलं आहे. छत उडालेलं आहे. शाळा साधारणतः 29 जूनला सुरू होणार असं सरकार सांगते आणि 27 जूनला शिक्षकांना येऊन विद्यार्थ्यांसाठी शाळा स्वच्छ करायची आहे, वातावरण निर्मिती करायची आहे. मात्र अजूनपर्यंत काळापांढरी शाळा जी आहे तिची दुरुस्ती झाली नाही आहे. यावरून असं दिसतं की शिक्षण मेळघाटच्या लोकांसाठी ही प्राथमिकता नाही आहे आणि अगदी साधी गोष्ट आहे. लोकराज और राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनके जयंती के अवसर पर कोल्हापुर जयंती उत्सव समिति की ओर से 14 जून से 26 जून तक विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 26 जून को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती है और इसी अवसर पर शाहू महाराज इनके अध्यक्षता में पालक मंत्री सतीश पाटिल, ग्राम विकास मंत्री हसन मुशरीफ, राजेश क्षीरसागर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की प्रमुख उपस्थिति में रैली निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत यादव इन्होंने प्रेस वार्ता में दी। कोल्हापूर शहरात उद्याच्या 14 तारखे ते 26 तारखेपर्यंत रोज नियमित कार्यक्रम घोषित केलेले आहेत. या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त आम जनतेनं स्वयंस्फूर्त घोषित कार्यक्रम या निमित्तानं पार पडणार आहेत. राजेश शाहू महाराजांचं जे कार्य कला, संस्कृती, साहित्य या क्षेत्राचा विचार करून ज्ञानेश महाराजांचं एक भाषणसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घोषित केलेलं आहे. विधवा प्रथाची त्याबद्दल महाराष्ट्रात जी काही भूमिका चालल्या, विधवांना सन्मान देण्याची प्रक्रियासुद्धा या निमित्तानं कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पार पाडणार आहे. तसंच शाहू थाळी ही एक संकल्पना येऊ घातलेली आहे, तीसुद्धा उद्यापासून आम्ही पार पाडणार आहोत. हे सगळं करत असताना शाहू महाराजांच्या विचारानं व्यवहार करायला शिकलं पाहिजे. शाहू डोक्यावर न घेता शाहू डोक्यात घेतला पाहिजे, असा प्रयत्न शाहू लोकोत्सव समितीचा आहे. आम कोल्हापूर शहरातील पक्ष संघटना अभिनवेश सोडून सर्व आम जनतेला एकत्र करून व्यापक समितीच्या वतीने कार्यक्रम करतो आहोत. आपल्या आम जनतेला विनंती आहे, या कार्यक्रमात 26 तारखेच्या मिरवणुकीत आपण मोठ्या प्रमाणात भागीदारी करावी अशी विनंती करतो. जय भीम मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आंबेडकरवादी मिशन यूपीएससी एमपीएससी राज्य स्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा दिनांक 26 जून 2022, वेळ सकाळी 11:30 वाजता. स्थळ आंबेडकरवादी मिशन, सिडको, नांदेड. राज्यस्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना जुलै ते डिसेंबर 6 महिन्याचा बॅच प्रवेश दिला जाईल. एससी एसटी ओबीसी एनटीडीटी एसबीसी मुस्लिम लिंगायत मराठा विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश. रिझल्ट्स यूपीएससी 2022 180 IAS IPS IFS IFOS IRS पदावर निवड. एमपीएससी 250 PSI 250 बँक पीओ 60 1000 विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरीसाठी निवड. वैशिष्ट्ये: मुले मुलीसाठी स्वतंत्र निवासी व्यवस्था, यूपीएससी ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग, इंग्लिश मीडियम, 8 स्वतंत्र अभ्यासिका, ग्रंथालय छापील नोट्स, तज्ञ मार्गदर्शक, 4 तास प्रतिदिन मार्गदर्शन. आंबेडकरवादी अधिकारी निर्माणाची सामाजिक चळवळ. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9326932049 9370753059. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईसा प्रकाशन नांदेड़ की ओर से सुप्रसिद्ध लेखक आनंद कदम द्वारा लिखित
पोटा देठातील हाइकू कविता संग्रह और वट भरनाच्या रात्रि कथा संग्रह, इन 2 किताबों का प्रकाशन ज्येष्ठ साहित्यिक जगदीश कदम इनके हाथों किया गया। ज्येष्ठ साहित्यकार दामा बेंडे इनकी अध्यक्षता में हुए इस प्रकाशन समारंभ में जगदीश कदम, भगवान अंजनीकर, तुकाराम खिल्लारे अतिथि के रूप में मौजूद थे। लेखक म्हणून माझ्या पुस्तकामध्ये किंवा एकंदरच माझ्या साहित्यामध्ये शेतकऱ्याविषयी आणि स्त्रियाविषयी, दलितांविषयी या 3 प्रमुख गोष्टीविषयी मी माझं सर्व लेखन केलेलं आहे। आज शेतकऱ्याची जी दुरावस्था पाहिली आपण तर भयंकर आज आपण पाहतो की प्रत्येक पेपरमध्ये बातमी येते की शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, मुलीनं स्वतःला जाळून घेतलं। म्हणून माझ्या साहित्यामध्ये शेतकऱ्याचे प्रश्न, स्त्रियाचे प्रश्न, दलिताचे, शेतमजुराचे प्रश्न मांडण्याचा मी नेहमी प्रयत्न केला। मग ती कथा असो, कविता असो, कादंबरी असो किंवा आणखी काही लेख असतील, त्या सर्व लेखामध्ये मला जे भावलं, शेतकऱ्याचं दुःख दिसलं, स्त्रियांचं दुःख दिसलं आणि शेतकरी शेतमजुराचं जे दुःख दिसलं, दलितांचं दुःख दिसलं, ते सर्व मी माझ्या कथा कादंबरीमध्ये, कवितेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला। मला जे भावलं, जे वाटलं, जे योग्य वाटलं, ज्या प्रकारामध्ये मला सुचलं की या कवितेमध्ये मांडावं, त्यासाठी कवितेची निवड केली। आनंद कदम या लेखकाचा वटभरणाच्या रात्री हा जो कथासंग्रह आहे, शीर्षक काहीच रोमॅन्टिक वाटतं, परंतु या कथासंग्रहामध्ये ज्या कथा आलेल्या आहेत त्या कथा शेतकरी आणि कष्टकरी यांचं जीवन अधोरेखित करणाऱ्या कथा आहेत। शेतकऱ्यांचं जे दुःख आणि सर्व बाजूंनी होणारं जे शोषण आहे, तो शोषण त्यांना जगूही देत नाही आणि मरूही देत नाही। अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये सापडलेला शेतकरी, मग हे प्रश्न कोणी निर्माण केले, कशामुळे निर्माण झाले, हे शोषण कोण करते, तर सहकार असेल, राजकारण असेल किंवा इथली प्रशासकीय यंत्रणा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचं शोषण इथे मोठ्या प्रमाणात होते आहे। आणि ह्या शोषणाचं चित्रण थोडंसं संयतपणानं आनंद कदम यांनी आपल्या कथांमधून मांडलेलं आहे। तर मी दत्ता डांगे, माझं इसाप प्रकाशन आहे आणि आत्तापर्यंत मी 610 पुस्तके प्रकाशित केली आणि विशेषतः नवोदित लेखक जे आहेत खेड्यापाड्यातले, तर त्या लेखकांची, कवींची पुस्तकं प्रकाशित करण्याचा माझा जास्तीत जास्त प्राधान्य असतं। तर याही ठिकाणी खेड्यातीलच असलेले कथालेखक आणि कवी आनंद कदम यांचा 2 पुस्तकांचं प्रकाशन आताच झालेलं आहे। तर वट भरणाच्या रात्री हा एक त्यांचा कथासंग्रह आहे। तर या कथासंग्रहामध्ये त्यांनी ग्रामीण भागातील ज्या काही अडीअडचणी येतात, तिथल्या परंपरा ज्या आहेत, तर त्यातल्या ज्या काही लोकांना त्रास होतो, शेतकऱ्यांचे जे दुःख आहेत, त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने ते मांडलेले आहेत। तिथल्या सगळ्यांचं जे काही वर्णन आहे खेड्यापाड्यातले शेतीतलं, ते चांगल्या तऱ्हेने केलं आहे। त्याचबरोबर त्यांचा पोटा देठातील हायकू हा एक कविता संग्रह आहे। अत्यंत पोटतिडकीनं त्यांनी जे काही आपल्या या ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनात जे दुःख आलेलं आहे, ते अगदी त्यांनी मांडलेलं आहे। आणि अशाच तऱ्हेनं आम्ही अनेक लेखकांच्या कथा, कविता वगैरे प्रकाशित करीत असतो आणि त्यांना प्राधान्य हे आमचं असतं। नमस्कार, मी अमोल कदम, सरपंजुर्वी। आज आमचे मार्गदर्शक काका आनंद कदम यांच्या 2 पुस्तकांचं आज सत्यप्रभा या ऑफिसमध्ये प्रकाशन झालं। त्यांना लिहिण्याची आवड, आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून जे समाजापुढे शेतकऱ्याचं होत चाललेली हेळसांड आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून आज या पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रकाशन झालं। येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी असंच लिहित राहावं आणि आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करत राहावं, एवढ्याच त्यांना मी शुभेच्छा देतो भावी कार्यासाठी।
रायगढ़ जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ साथ जनता की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस दल को अधिक गतिमान करने के लिए नए अत्याधुनिक वाहन शामिल हुए हैं। इसलिए जिला पुलिस दल में काफी खुशनुमा माहौल बना हुआ है। जिला नियोजन समिति रायगढ़ एवं जिलाधिकारी के माध्यम से रायगढ़ जिला पुलिस दल को लगभग 3,71,38,000 धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसमें 22 मोटरसाइकिल और 20 चौपहिया वाहन सहित कुल 42 वाहनों का पंजीकरण किया गया है। नए वाहनों को उपयोग जिले में अपराध नियंत्रण, जन सहायता और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। पुलिस दल के कामकाज को अच्छी तरह से सुसज्जित वाहनों को गति मिलेगी, ऐसी बात पुलिस अधीक्षक अशोक दूधे इन्होंने कही। रायगड जिल्ह्यासाठी DPDC करून एकूण 20 4 व्हीलर आणि 22 टू व्हीलर गाड्या मिळालेल्या आहेत। या गाड्यामुळे मोबिलिटीसाठी, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी आणि घटनास्थळी तुरंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत फायदा होणार आहे। यामुळे गुन्हे नियंत्रण करण्यासाठी, त्याचबरोबर गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सेवेसाठी तुरंत घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी याचा अत्यंत फायदा होणार आहे आणि रायगड जिल्हा पोलीस दलाचं काम अत्यंत चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं। जय भीम मीडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आंबेडकरवादी मिशन UPSC MPSC राज्य स्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा दिनांक 26 जून 2022, वेळ सकाळी 11:30 वाजता, स्थळ आंबेडकरवादी मिशन, सिडको, नांदेड। राज्यस्तरीय प्रवेश पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना जुलै ते डिसेंबर 6 महिन्याचा बॅच प्रवेश दिला जाईल। SC ST OBC NT DT SBC मुस्लिम लिंगायत मराठा विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश। रिझल्ट्स UPSC 2022 180 IAS IPS IFS IFOS IRS पदावर निवड। MPSC 250 PSI 250 बँक PO 60 1000 विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरीसाठी निवड। वैशिष्ट्ये मुले मुलीसाठी स्वतंत्र निवासी व्यवस्था, UPSC ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग, इंग्लिश मीडियम, 8 स्वतंत्र अभ्यासिका, ग्रंथालय छापील नोट्स, तज्ञ मार्गदर्शक, 4 तास प्रतिदिन मार्गदर्शन, आंबेडकरवादी अधिकारी निर्माणाची सामाजिक चळवळ। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9326932049 9370753059। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्णा शहर के संस्कृति महाविद्यालय की छात्रा देशना सिद्धार्थ जोधड़े इस छात्रा के 12वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान शाखा में 93% अंक प्राप्त किए जाने पर महाविद्यालय के संस्थापक केशव जोधड़े, सचिव आम्रपाली सोनुले सहित लोगों द्वारा देशना इस छात्रा का स्वागत किया गया। देशना को भविष्य में पिता शास्त्रज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ जोधड़े जैसा विख्यात डॉक्टर बनकर धम्म की राह पर चलकर समाज सेवा करनी है, ऐसी बात देशना द्वारा लॉर्ड बुद्धा टीवी पर रखी गई। सत्यम जोंधळे हूँ, सिद्धार्थ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नांदेड़, महाराष्ट्र। मेरी बेटी देशना जोंधळे पूर्णा कॉलेज संस्कृति महाविद्यालय के संस्थापक केशव जोंधळे सर, सचिव अम्रपाली सोनुले मैडम। तो यहाँ पे कॉलेज में उसने 12वीं में 93.17% उसने
मेरे बेटी ने बहुत अच्छा स्टडी करके बहुत अच्छा मेहनत करके उसने ये परसेंटेज कमाया है। और सबसे बड़ी बात है ये कॉलेज जो है संस्कृति महाविद्यालय पूर्णा संस्थापक केशव जोंधळे सर का मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ, ग्रैटिट्यूड देता हूँ सचिव को, कॉलेज को, और कॉलेज का आभारी हूँ। और ऐसे स्टूडेंट देशना जोंधळे और मेरी जो बेटी है, ऐसे स्टूडेंट उसका जो भविष्य है बहुत अच्छा है और वो नीट की तैयारी के लिए होप है और वो मेडिकल में ही जाना चाहती है। उसकी स्टडी बहुत अच्छी है और उसको ये बहुत अच्छा हमको आनंद हो रहा है, हैप्पी है। हम सब परिवार कॉलेज का शुक्रिया गुजार करते हैं। तमाम पालक वर्गों को क्या कहेंगे आज? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं कि उनको फ्रीडम पढ़ाई करने में देना चाहिए। उनका जो सब्जेक्ट रहते हैं, 12th बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीट एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, उनको मेडिकल साइंस सभी ब्रांचेस अच्छे हैं, लेकिन रोगी की सेवा करना, सोशल सामाजिक काम करना, गरीब को सामाजिक काम करना, सोशल काम करना, जैसे भगवान बुद्ध का कहना है कि आरोग्य परम लाभा निब्बानं परं सुख, कि मेडिकल व्यवसाय ही होता है और सबसे बड़ी महान सेवा होती है। बुद्ध की सेवा, आरोग्य की सेवा बोले तो धम्म की सेवा रहती है और शांति रहती है, सुख रहती है। इसलिए मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी ब्रांच हो उसमें टॉप मोस्ट होना चाहिए स्टूडेंट। और मानव जात का, समाज का, देश का, दुनिया का, वर्ल्ड का, मानव जात का हित किस में है वो साइंस, उसमें सभी फैकल्टी अच्छे हैं। तो सबको मैं कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट को अच्छा साइंटिस्ट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ और टॉप मोस्ट वर्ल्ड के अच्छे ज्ञानी स्टूडेंट बनाओ, ज्ञानी साइंटिस्ट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ। केदार जोंधळे महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से हूँ। पूर्णा के संस्कृति महाविद्यालय कॉलेज की मैं एक विद्यार्थी भी हूँ। अभी जो 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम हुए थे उसमें मुझे 93.17% मिले हैं। उसका सारा श्रेय मैं मेरे कॉलेज के संस्थापक केशव जोंधळे सर और सचिव सोनुल्य मैम को देना चाहती हूँ। उसी के साथ साथ मेरे माताजी और पिताजी का भी उतना ही योगदान है। बड़े होकर मैं मेरे पिताजी के जैसे डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और समाज सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। तुझा सिद्धार्थ जोंधळे, देशना की मम्मी, देशना संस्कृति महाविद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने अभी 12वीं में 93.17% लिए है। उसका पूरा श्रेय कॉलेज के संस्थापक केशव जोंधळे सर और सचिव सोनुले मैडम को जाता है। और अभी देशना नीट की तैयारी कर रही है और आगे बढ़ के उसको डॉक्टर बनना है और समाज की सेवा करना है। यही मैं कहना चाहती हूँ। तमाम पालक वर्गों के लिए क्या कहिए आज? सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए और उनको सहयोग करें जो उनको पढ़ना चाहिए। बहुजन समाज विकास संगठन कमला नेहरू नगर अकोला के संस्थापक अध्यक्ष संतोष पंधारी ढोले और उनके साथियों द्वारा अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 4 दिन का धरना शुरू कर दिया गया है। विपुल उत्तम राव सोलुंके, बाबाराव राठौड़ सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा अकोला पर विभिन्न विषयों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन लगता है कि सभी संबंधित कर्मचारियों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। कर्मचारी भ्रष्ट है और उनमें आपराधिक प्रवृत्ति है जो कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसलिए धरना आंदोलन में से मांग की गई कि ऐसे कर्मचारियों को स्थायी रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जय कुमार दामोदर, महानगर अध्यक्ष फुले शाहू आंबेडकर विद्यार्थी संगठना। यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पे बहुजन समाज विकास संगठना के अध्यक्ष संतोष पंधारी ढोले, इनको मैं पूरा मेरा संगठना की ओर से पूरा पाठिंबा देता हूँ। संतोष पंधारी ढोले, इनकी मांग है कि जो अकोला में अलग अलग पुलिस थानों में जो पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके नाम दिए हुए हैं, उनके ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार के एवं अलग अलग तरीके की धाराएँ उनके ऊपर दर्ज है, फिर भी वो आज भी हर रोज़ ड्यूटी कर रहे हैं और इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उपस्थित हो रहा है। हमारी मांग
माननीय जिलाधिकारी अकोला तथा पुलिस अधीक्षक साहब अकोला, उनको ये है कि उस कर्मचारी के ऊपर जिनके ऊपर केस दर्ज है उनकी चौकसी की जाए और उनको नौकरी से निलंबित करके उनकी जो अवैध प्रॉपर्टी उन्होंने जमाई है उनकी भी इंक्वायरी करे। ये हमारी संगठन की ओर से मांग है। धन्यवाद। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से छोटे बच्चों में बौद्ध धम्म के संस्कार और अच्छी बातें आचरण में आनी चाहिए, इसलिए धम्मभूमि मानोरा यहाँ 10 दिन के श्रामणेर शिविर का आयोजन किया गया है और शिविर में लगभग 50 से 60 लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। शिविर का धम्म ज्ञान, बौद्ध संस्कार, पंचशील त्रिशरण की शिक्षा दी जा रही है। इसमें गुंडी यहाँ की ज्योति खड़से द्वारा मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध आणि सर्व महापुरुषांना अभिवादन। या ठिकाणी आज मानोरा तालुका येथील धम्मभूमीवर आयोजित आजच्या या बाल शिबिराला उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या बाल शिबिरामध्ये सहभागी असणारे आमचे सर्व बालक बालिका जवळपास 50-60 विद्यार्थी दररोज या ठिकाणी मागील 5 दिवसापासून धम्माचा अभ्यास किंवा धम्माचा संस्कार त्यांच्यावर केला जात आहे। यासाठी हिरिरीनं प्रयत्न करणारे सतीश भगत सर आणि आमचे मिलिंदजी प्रधान, हे मान्यवर प्रकाशरावजी भगत सर हे या ठिकाणी दररोज या ठिकाणी या मुलांवर धम्मसंस्कार करण्याचं काम मागील 5 वर्षापासून 5 दिवसापासून होत आहे। मित्रांनो, आजच्या जगाच्या या स्फोटक स्थितीमध्ये आज जगाला जर गरज असेल तर बुद्ध धम्माशिवाय या जगाला कोणी वाचू शकणार नाही। आज आपण पाहतोय जग एका विस्फोटक अशा प्रकारच्या प्रक्रियेवर थांबलेला आहे आणि आज जगाचा विनाश कधी होईल हे सांगता येत नाही, परंतु यापासून जगाला जर वाचायचं असेल तर बुद्ध धम्म हा एकमेव मार्ग या जगापुढे आहे। म्हणून 1956 महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला बुद्ध धम्म दिला। आजचा हा बालसंस्कार शिबिरांचा 6वा दिवस, त्यानिमित्ताने मी सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि आमच्या या धम्मभूमीचं कार्य 2005 साली आम्ही हा इथे बाळासाहेब डेरे आणि पूजनीय बंती धम्मानंदजी यांच्या समवेत येथे श्रामणेर शिबिर घेतले होते। तेव्हा या झेंड्याचं इथे स्थापना झाली आणि तेव्हापासून हा धम्मभूमीचं काम इथे चालू आहे। त्यानंतर आजपर्यंत इथे बरेचसे कार्यक्रम आयोजन केलेले आहे आपण आणि यावर्षी धामणी येथील मानोरा येथील सर्व युवकांनी येथे येऊन श्रमदान करून स्वतःच्या स्वइच्छेने येथे हा कार्यक्रम या धम्मभूमीचं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।